1 जुलाई 2024 से अब भारतीय आपराधिक कानून की रूपरेखा बदल गई है। जो कानून देश में लंबे समय से चले आ रहे थे उन पर अब पूर्ण विराम लग गया है। ब्रिटिश काल से जो कानून देश में लागू थे उन्हें अब बदल दिया गया है। हालांकि ये कानून पिछले सत्र में ही पारित हो गए थे, किंतु इन्हें अब लागू किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इन नए कानूनों का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। जानते हैं कुछ विशेषज्ञों की राय। जो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023 तो सेम नाम है उसका, और जो बाकी दो हैं उसमें ये है भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये तीनों इस दोबारे से जो 2023 में इनको अमेंड करके जोड़ा जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि जो पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों ने दंडात्मक बनाए थे, इसीलिए पहले जो नाम रखे गए थे उनको भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम, उसके हिसाब से दंडात्मक थे। अब जो है जो कानून बनाए गए हैं, जो कानूनों में चेंजेस किए गए हैं, वो उनको सकारात्मक हैं, न्याय के हिसाब से हैं और उनको जो है सुधारात्मक है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। कुछ चेंजेस आप कह सकते हैं कि पुराने थे, उनके नंबर बदले गए हैं, लेकिन जो जरूरत थी, इतने पुराने अंग्रेजों के समय के चले आए हुए कानून थे, उनको खत्म करने की आवश्यकता इसलिए थी कि जो सामाजिक परिवेश है वो इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि इतने साल होने के बाद भी उसके बावजूद यही कानून हम लोगों पर लागू थे। जैसे आजकल एक आपके डिजिटल इसमें जो है साक्ष्य अधिनियम में इन्होंने ऐड किया है कि पहले कोई इसकी वैलिडिटी नहीं थी। जैसे किसी ने वीडियो बना ली, ऑडियो बना ली उस क्राइम के संबंध में, उसकी एडिशनबिलिटी पे जो था उस पर सवाल उठाए जाते थे और उसको साबित करना बड़ा मुश्किल कोर्ट में होता था। उसको इसमें कंसीडर किया जाता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि न्याय के लिए जरूरी नहीं है या न्याय के लिए पहले भी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जरूरत थी। और वो ये था कि भाई किसी ने वीडियो बना लिया और वो ये कह रहा है चीख चीख के साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो न्यायालय में भी जा रहा है, उसको दिखा भी रहा है, तो वो उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं थी। उस एविडेंस एक्ट में उसको पढ़ा नहीं जाता था, और पढ़ा भी जाता तो उसके लिए बड़ी क्लिष्ट प्रक्रिया थी। वो इसमें साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया। दूसरी चीज, एक मॉब लिंचिंग के लिए सबसे पहले कोई जो सेक्शंस थे वो सफिशिएंट नहीं थे। अब उसमें उसको हीनियस क्राइम में जोड़ा गया। आप एक सरकार की संपत्ति को बस जला देते हैं, लोग इकट्ठे होकर किसी को मार देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो जो मॉब लिंचिंग है उसके लिए कोई ज्यादा कानून थे नहीं, दूसरी सरकारें आती थी या सरकारें चेंज होती थी, तो जिस मॉब ने किया है उनके मुकदमे वो जनरली वापस हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी होगा वो इस हिसाब से होगा कि उनसे जो संपत्ति है, जो राज्य की संपत्ति है, उसकी वसूली भी होगी। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया जाएगा। तीसरा, जो पैटी ऑफेंसेस हैं, दूसरी कोर्टों के हिसाब से 100 रुपये, 200 रुपये मैक्सिमम, अगर जो है 1000 रुपये किसी पे जुर्माना है और उसको 3 महीने की अगर जो सजा की गई है, उसमें अपील का उसको राइट नहीं है। अब उसको अपील करने की जरूरत नहीं है, उसको अपना जुर्माना जमा करे, वो अपने घर जाए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कोई परेशानी उसमें नहीं है। तीसरा, एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रही है, हालांकि पहले नील एफआईआर में क्राइम नंबर पे दर्ज हो जाता था मुकदमा और उसको मूवमेंट के हिसाब से चेकआउट करके वो चला जाता था, सब चीजें हो जाती थी। लेकिन एफआईआर वगैरह कराने के लिए तो नील क्राइम नंबर पे दर्ज करते थे, संबंध थाने भेज देते थे, लेकिन उसमें कोई जवाबदेही नहीं थी। अब जो है इसमें जवाबदेही है। आपको सपोज कीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति कलकत्ता से चला और उसकी लखनऊ के बीच में कहीं पे भी या बरेली के बीच में कहीं पर भी उसकी अटैची चोरी हो गई। अब उसको ये बंदे को नहीं मालूम है कि उसकी अटैची कहाँ चोरी हो गई, या उसे ये भी मालूम है कि उसकी कलकत्ता से चलने के बाद दूसरे स्टेशन पर उसने चेक किया तो वहाँ पे उसकी अटैची नहीं थी। अब वो यहाँ लखनऊ आ जाता है। पहले ये होता था कि उसको चक्कर काटने पड़ते थे और उसको नील में क्राइम नंबर पे दर्ज नहीं होती थी क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं थी, तो उसको वापस जाना पड़ता था वहीं जहाँ पे उसका ऑफेंस हुआ है, वहीं पर उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज होती थी। अब ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी किसी भी ऑफेंस की कहीं पर भी कोई भी एफआईआर करा सकते हैं, क्योंकि डिजिटली माध्यम, दैट इज कॉल्ड जीरो एफआईआर। वो जीरो एफआईआर के नाम से उन्होंने इसमें है रखा गया है। आपको सहूलियत दी गई है, आप वहाँ से आइए, यहाँ आने के बाद आपने वो जीरो एफआईआर पे आपने यहाँ जीरो एफआईआर कराई, वो देखेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ऑफेंस नहीं हुआ है, वो उसको वहाँ पे भेज देगा। आपको उसके लिए जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं।
ये सब चीजें जो है इसमें ये सब सुधारात्मक है, सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई हैं और दंडात्मक नहीं है। जो भी है सुधारात्मक है और न्याय से संबंधित है। अब उन्होंने कैटेगराइज किया चोरी को। अब पहले 379 का सेक्शन था, अब चोरी के हिसाब से उसके जो सेक्शंस का नंबरिंग है बस केवल वो चेंज हुई है, ऐसा नहीं है। जो चोरी में उन्होंने लिखा है, अगर जो 1000 रुपए से कम की अगर जो चोरी है या कुछ है तो आप उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो इसमें एक सामाजिक उसको दंड दिया जा सकता है कि जैसे सपोज कि किसी ने चोरी करी, अब आपको उसको केवल सुधारने की जरूरी थोड़ी ना है कि न्याय के लिए चक्कर काटे और वो सब करे, वो नहीं, जरूरी नहीं है। वो जाए अपना, उसको कह दिया कि भाई तुम कहीं चौराहे पे खड़े होके सोशल काम करो, कहीं पानी पिलाओ चौराहे पे या किसी पे, या सामाजिक कोई काम करो, या किसी स्कूल में जाओ, मतलब जो भी जिसके हिसाब से जो भी कोर्ट कहती है, जो उसको आदेश दिया जाता है, तो उसको वो सामाजिक परिवेश में उसको काम करना पड़ेगा और वो उससे मुक्त हो जाएगा। इस टाइप से जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो सुधारात्मक हैं, जो सामाजिक परिवेश से रिलेटेड है। अब इसमें भी ये है कि आपका एक ऑफेंस आपने कर दिया, वो उन्होंने छोड़ दिया, करने के बाद अब आपने दूसरा ऑफेंस कर दिया, तो उसमें आपको रेमेडी नहीं, कोई रेमेडी नहीं। इससे पहले क्या होता था कि जैसे चोरी की कोई चीज बरामद होनी है, स्मैक की बरामद होनी है, तमाम चीजें ऐसी जो ऑफेंस से रिलेटेड है कि उन चीजों की बरामदगी है, तमंचों की बरामदगी है, चाकू की बरामदगी है, उन जिन अपराधों से ऑफेंस किया गया है उनकी बरामदगी। तो पहले क्या होता था कि थाने में बैठ के लोग बाग अपने आप ही उसकी बरामदगी दिखा देते थे, एलिवेंस नहीं होती थी, हम लोग उसको जो है डिफेंड करते थे यहाँ कोर्ट में। वो चीज अब नहीं है। अब उसको 100% जो विवेचक है, जो उसको जिसने उसको विवेचना कर रहा है या जिसने उसको अपराध में पकड़ा गया है, जिसने उसको पकड़ा है, उसको उसकी वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने कागज पे लिख दिया, उसने सिग्नेचर करा ली और ये मान लिया जाए किससे बरामद की गई। तो इसमें दोनों चीजें हैं। एक, वो झूठा फंसा भी नहीं पाएगा किसी को, जो थाना पुलिस जिस तरीके से आप कह सकते हैं, या कोई ऐसा है जो इंटरेस्टेड है, वो फंसा भी नहीं पाएगा। और दूसरे, उसको भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर जो उससे सही चीजें हैं, ये जो सही तरीका है जो उससे पकड़ा गया है, तो वो भी नहीं बच पाएगा। तीसरी चीज ये कि जो एविडेंस एक्ट में उन्होंने ये और प्रोविजन किया है कि जो भी बयान आप देंगे, तो आप जो बयान देते हैं उनकी वीडियोग्राफी होगी आईओ के लिए भी। अब कल को वो विवेचक जो है या वो है उसमें चार्जशीट दर्ज करता है, वो जो है ऑफेंस जो उसने किया है, जो बयान उसने दिए उसके, वो बयान कोर्ट में वो आगे बदल जाता था, पहले मुकर जाता था। अब इतना इजी नहीं होता, मुकर नहीं सकता। पहले उसको कर लिया, घर पे चले गए या उसको बेल पे आ गया, आपने खुशामद कर ली, उससे कह दिया या पैसे वैसे दे के तोड़ लिया, जैसा आमतौर से था कि नहीं तुम हमारे फेवर में बयान दे दो, तो अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसकी ऑलरेडी वीडियोग्राफी हो चुकी है। उसको आप मना नहीं कर सकते कैसे भी। वो जो उसने बयान पहले दिया है वही बयान इसमें माना जाएगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक सेक्शन हमारे यहाँ पुरानी सीआरपीसी में था 156(3), जिसकी कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, कानून तो इसलिए था वो, जिसकी कहीं रिपोर्ट ना लिखी जाए वो कोर्ट में 156(3) की एप्लीकेशन दे दे, और उस 156(3) की एप्लीकेशन देने के बाद उसमें अगर जो कोर्ट कॉग्निजेंस मांगती है उसमें FIR का है, उसमें परिवादी को सुनने का जो जिसने एप्लीकेशन दी है उसके अलावा किसी को सुनने का कोई राइट नहीं था। हालांकि एक और दफा थी पुराने वाले सेक्शनों में कि 340 की, जिसमें हम लोग कोर्ट में जाके ये एप्लीकेशन किसी ने अगर जो दी है 156(3) में, उसमें हम अपनी तरफ से ये बात कह सकते थे अगर जो हमें पता चल जाती थी कि साहब ये जो है गलत है, और जो तथ्य जो न्यायालय के सामने इसने परिवादी ने रखे हैं या कंप्लेनेंट ने रखे हैं ये गलत है, ये हम अपनी तरफ से कह सकते थे। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अनुसार जो लॉ नहीं बल्कि रूलिंग कहना चाहिए, उसके अनुसार से उसको कैंसिल कर दिया कि अभी आपका कोई रिलेशन कोर्ट का या एक्यूज का आपका नहीं है, तो आपको क्यों खामखा कोर्ट सुनेगी, कोई एविडेंस की स्टेज तो है नहीं, आपकी 156(3) तो मिसलीनियस दर्ज होती है, तो उसमें उन्होंने उसको खारिज कर दिया। अब 340 की एप्लीकेशन भी नहीं, ये चीज इस वाले जो नए एक्ट है इसमें उन्होंने प्रोवाइड करी है, उसमें ये चीज मानी गई है कि यदि कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन कोर्ट में देता है, कि कोई परिवादी देता है एप्लीकेशन या कंप्लेनेंट कोई एप्लीकेशन देता है कि मेरी FIR नहीं लिखी जा रही है, तो उसमें उस व्यक्ति के अलावा जो आया है वो तो रहता ही रहता है, जिसके खिलाफ वो लिखी जानी उसको भी कोर्ट बुलाएगी।
उसका पक्ष समझेगी, उसको सुनेगी, तब कोई आदेश करेगी। तो ये एक ऐसी चीज है कि जैसे 156 दिन में पहले एप्लीकेशन दी, उन्होंने ऑफर का ऑर्डर कर दिया, चले गए, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जबकि झूठा मुकदमा, वो सब चीजें इसमें नहीं है, उसमें उनको बार किया गया है और सारी चीजें में इसमें है। बस एक थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, जैसे अभी आपने देखा होगा तमाम ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल करी, रश एंड नेग्लिजेंस, उसमें जैसे एक्सीडेंट हो जाता है और कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसके साथ क्या क्या उन्होंने पहले तो 3 राइडर इस नए वाले एक्ट में लगाए थे कि आपको सूचना देनी, सूचना नहीं देंगे तो ये ऑफेंस होगा, सूचना दे दी तो उसके बाद आप डॉक्टर के नहीं हैं तो ये ऑफेंस होगा, और तीसरे इसमें क्या जो ऐसी कोई घटना हो जाती है आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपके खिलाफ ये हीनियस ऑफेंस में दर्ज होगा। उस पर तमाम ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल करी, उस सर्टेन पर्टिकुलर सेक्शंस को 102 से ले 106 को, उस पर उन्होंने अभी इस कानून में जो नए कानून लागू किए हैं उस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप हैं चाहे हम हैं चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसमें ये एक समस्या खड़ी हो गई है कि अगर जो कोई व्यक्ति किसी से एक्सीडेंट हो जाता है या कोई व्यक्ति मर जाता है तो पुलिस को तो कार्रवाई करनी है, उसका पंचायतनामा भी भरना है, उसके FIR भी लिखी जानी है, तो किन सेक्शंस में लिखी जाएगी? क्योंकि वो जो सेक्शंस थे वो तो आपने स्टे कर दिए, तो लास्टली 102 और यही सब सेक्शंस बचते हैं जिसमें कल्पेबल होमोसाइड डिस्कस किया गया है नए वाले एक्ट में, तो उसमें 10 साल की सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जेल जाना कंपलसरी है। तो वो एक थोड़ी सी है, उस पर मैं खुद बार एसोसिएशन की तरफ से अपनी तरफ से मैंने उसमें बहुत लिखा पढ़ी करी है और उसको जो है वहाँ क्या नाम बार काउंसिल को लिखा है हम लोगों ने, और कोशिश ये की जा रही कि ऐसा कुछ हो जाए कि या तो ये लागू हो, ये वाले सेक्शन इसमें लागू हो, या इसमें जो भी सुधारात्मक हो सकता है तो सुधार करके इसको कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि हम और आप लोग सड़क पे चल ही नहीं पाएंगे। अब हम ही आ रहे हैं, आप ही आ रहे हैं, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसने 304 की जगह जो नए सेक्शन है 102 में लिख लिया फिर क्या होगा? तो हम तो जेल जाएंगे बिना मतलब, जबकि रश एंड नेग्लिजेंस के लिए एक वो उन्होंने बनाया हुआ। तो मेरा सोच ये है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खराब हो, लेकिन तब भी ये जो 1-2 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं इस पर हम प्रयासरत हैं। इसके अलावा बहुत पुराना एक था, हम लोगों को सारे सेक्शन कंठस्थ थे, अब आज की तारीख में हम लोग भी वहीं खड़े हो गए वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज पे, जैसे KG अपर KG में खड़े हो जाए। तो उसके लिए हमने अपनी बरेली बार एसोसिएशन में कार्यशालाएँ लगा रहे हैं बराबर। अब हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को हमारी बार एसोसिएशन के भवन में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, सीनियर एडवोकेट्स को बुलाते हैं, उनको टॉपिक देते हैं कि साहब इस पर बोलना है या इनको समझाना है। तो हम पूरा काम कर रहे हैं, उसमें कोई हेजिटेशन है ही नहीं। हम तो खुद वहाँ बैठते हैं सीखने के लिए कि भाई जो कुछ सीखने का मिलेगा हमको भी सीखने के मिलेगा, साथ में हमारे साथियों को सीखने के मिलेगा, और वो जब तक जारी रखेंगे हम, जब तक कि हम ये नहीं समझते हैं कि सब लोग इसमें पारंगत हो गए।